वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइस 19, दैट इज़ रिलेटिंग टू एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है कि अगर कोई पर्सनस जो कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, तो उसकी सर्विस से रिलेटेड जो उसको कंपनसेशन, जो रेम्यूनरेशन, जो बेनिफिट्स पे हो रहे हैं, उनकी एज़ पर आईएफआरएस क्या अकाउंटिंग है, एज़ पर आईएस क्या अकाउंटिंग है उसकी, उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है वो है आईएस 19। ठीक है। अब ये जो बेनिफिट्स हैं ये लॉन्ग टर्म नेचर के भी हो सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म नेचर के भी हो सकते हैं। ये बेनिफिट्स ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, मतलब जब एम्प्लॉय काम कर रहा है एम्प्लॉयर के पास तब भी पे किए जा सकते हैं। ठीक है। जब एम्प्लॉयर ने मतलब एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो गया, ठीक है, उस केस में भी जो बेनिफिट्स पे हो रहे होते हैं स्टैंडर्ड, उनकी अकाउंटिंग के बारे में भी हमें गाइड करता है। ठीक है। उसके बाद अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गई किसी भी रीज़न की वजह से, कंपनी ने उसको फार्ग कर दिया, तो इस केस में भी अगर उसको कोई पेमेंट्स हो रही है उसकी क्या अकाउंटिंग है। ठीक है। मतलब अगर हम इसके ब्रॉडर टर्म में देखें तो ड्यूरिंग दी सर्विस पीरियड जो अमाउंट्स पे हो रही हैं उसको, जो बेनिफिट्स पे हो रहे हैं उनकी क्या अकाउंटिंग है, और जो आफ्टर दी एम्प्लॉयमेंट जो पे हो रही है वो क्या है, या जो एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन है वो क्या बेनिफिट्स पे हो रहे हैं उसकी क्या अकाउंटिंग है। ये स्टैंडर्ड इन सब चीज़ों के बारे में डील करता है। ठीक है। अब इसमें स्कोप है सबसे पहले कि ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सेप्ट आईएफआरएस 2 शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है। जो बेनिफिट्स अंडर आईएफआरएस 2 एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर पे करता है वो इस स्टैंडर्ड में कवर नहीं होंगे। उसके अलावा तमाम बेनिफिट्स, सैलरी, टर्मिनेशन बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड वगैरह, उसकी तो अलग से भी एक स्टैंडर्ड है। ठीक है। मतलब इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो सारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स आईएस 19 में पढ़ते हैं। जस्ट आईएफआरएस 2 जो है, जो शेयर बेस्ड पेमेंट होती है, जिसमें कि हम एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर एग्री करता है कि किसी भी टर्म की बेस पे वो मार्केट कंडीशंस भी हो सकती हैं, वो नॉन मार्केट कंडीशंस भी हो सकती हैं। ठीक है। कि अगर कम लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अगर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इतनी हो गई, 10 रुपये पर शेयर होगी, या उसकी ईपीएस इतनी होगी, तो मैं आपको इतनी जो है ना शेयर्स कंपनी के इशू करूँगा, या इतनी मार्केट वैल्यू के जो है ना पैसे इशू करूँगा। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, वो शेयर बेस्ड पेमेंट है, मतलब शेयर पे बेस कर रही है वो पेमेंट। देखो अगर एक एम्प्लॉय कहता है ना कि कल को जो है ना, अगर मेरी कंपनी की जो प्रॉफिट है ना वो लेट्स सपोज वो 500 मिलियन क्रॉस कर गया ना, तो मैं आपको ना 10,000 रुपये दूंगा। तो अब ये शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं है। ठीक है। शेयर बेस्ड पेमेंट सिर्फ वही पेमेंट होगी जो कि कंपनी के जो शेयर से लिंक होगी। ठीक है। मतलब इस केस में अगर एम्प्लॉयर कहता है ना कि अगर मेरी अर्निंग जो है कंपनी की वो 500 मिलियन क्रॉस कर गई, तो इस केस में मैं आपको 10,000 रुपीज़ पे करूँगा। तो अब वो जो पैसे हैं वो शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं है, वो जस्ट एक बोनस लगा लें। ठीक है। वो इस तरह की एक वन ऑफ पेमेंट है, तो वो एम्प्लॉई बेनिफिट्स में ही आईएस 19 में ही कवर होगी। ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स और ऑल फॉर्म्स ऑफ कंसिडरेशन गिवन बाय एन एंटिटी इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड और फॉर दी टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। क्या आप सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो इस दौरान आपको जो पेमेंट हो रही है वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, या आपने सर्विस प्रोवाइड करना ख़त्म कर दी है तो भी है, उसको एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं। अब क्वेश्चन इधर ये है कि एम्प्लॉयर की बुक्स में हमने इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। ये पूरा स्टैंडर्ड जो है ना हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे कि उसके लिए वो क्या इनकम है, क्या वो करंट एसेट्स है, नहीं। ये हम देख रहे हैं एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एम्प्लॉयर जिसने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो अपनी बुक्स में एम्प्लॉय बेनिफिट्स की क्या अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट्स ये जी 3 तरह के हो सकते हैं ब्रॉडर टर्म में अगर देखें हम इनको। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स,
प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस स्कीम। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर दोज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। कि एम्प्लॉयर ने एक सर्विस दी, ठीक है, आपने उसकी पेमेंट करनी है विद इन द 12 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, देन दीज आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है। इफ द एंटिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ द टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट चेंजेस टेम्पोरेरीली, कई दफ़ा ऐसे होता है कि पैसे नहीं होते देने के लिए तो हम पेमेंट्स को डेफर कर लेते हैं, लेकिन मतलब एक जो बैकएंड पे कॉन्सेप्ट है, जिसे आप कह लें कि सब्सटेंस और जो फॉर्म है ना, वो यही है कि हमने इसको जल्दी ही पेमेंट करनी है विद इन 12 मंथ ही। अगर 1-2 महीने ऊपर नीचे हो जाएं किसी भी रीज़न की वजह से, कंपनी के कोई कैश प्रॉब्लम्स है, लिक्विडिटी इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो हम उसको नॉन करंट में क्लासीफाई नहीं कर देंगे, वो स्टिल शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं। ठीक है। एग्जाम्पल इसने दे दी कि कंपनसेटेड एब्सेंसेस, और कंपनसेटेड एब्सेंसेस में क्या है, एक्यूमुलेटेड भी हो सकती है और नॉन एक्यूमुलेटिंग भी। ठीक है। एक्यूमुलेटिंग कब आपने एक्सपेंस आउट करना है? रिकग्नाइज एक्सपेंस व्हेन सर्विस दैट इंक्रीजेस द इंटाइटलमेंट इज रेंडर्ड, एग्जाम्पल लीव पे। कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि आपकी ना एक साल में लेट्स सपोज 14 लीव्स आपको अलाउड है। ठीक है। अगर आप इनको कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं करते ना तो ये आपकी लैप्स नहीं होंगी, बल्कि आपको हम लीव इनकैशमेंट दे देंगे, लीव पे करेंगे आपको। ठीक है। या कई दफ़ा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि आपकी जो है, जैसे आई कैप के अगर उस केस में मैं आपको बताऊं तो 130 लीव्स अलाउ होती हैं स्टूडेंट्स को, ट्रेनी स्टूडेंट्स को, और वो पेड लीव्स होती हैं, वो एग्ज़ाम लीव्स होती हैं। ठीक है। वो उसी में आपकी कैजुअल लीव हर चीज़ शामिल है उसी में। तो इन जो फर्म्स हैं वो अपने अगर बुक्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड करती हैं ना, वो आपके 130 दिनों का भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करती हैं। हालांकि आप 130 दिन छुट्टियां कर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, सर्विस परफॉर्म नहीं कर रहे, बट बिकॉज दे आर बाउंड टू पे, देयर फॉर दे आर रिक्वायरिंग टू बी रिकॉर्डेड देयर एक्सपेंस। उसके बाद है जी नॉन एक्यूमुलेटिव। नॉन एक्यूमुलेटिव रिकग्नाइज एक्सपेंस व्हेन एब्सेंस अकर। नॉन एक्यूमुलेटिव मतलब आपने लीव करना थी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, कर लेंगे तो आपको जो है ना छुट्टी है, और अगर आप नहीं करेंगे, आएंगे काम, तो आपको पैसे देंगे। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आपने उनको पेमेंट करनी है जब वो लीव ना करें। उसके बाद है ऑल शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स रिकग्नाइज द अनडिस्काउंटेड अमाउंट एज एक्सपेंस लाइबिलिटी वेजेस सैलरी बोनस। वो उसकी ना जो मेजरमेंट है उसके बारे में बता रहे हैं कि आपने इनको किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। वो कह रहे हैं कि जो आपने उसकी अनडिस्काउंटेड अमाउंट होना उस पर रिकॉर्ड करना है, मतलब इस पर कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये वो नहीं लेना, क्योंकि इसमें 12 मंथ इन्वॉल्व है। आपको पता है कि जब भी 12 महीने या उससे कम टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो अप टू 12 मंथ, तो इस केस में हम जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट नहीं लेते एज पर स्टैंडर्ड्स। ठीक है। लेकिन अगर मटेरियल हो तो ले भी लेते हैं, लेकिन इस केस में स्टैंडर्ड आपको कह रहा है कि आपने शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के केस में अनडिस्काउंटेड अमाउंट को ही अपना एक्सपेंस और लाइबिलिटी ट्रीट करना है। लेट्स सपोज आपको एग्जांपल दूंगी, अगर आप जून में खड़े हैं, जून 2024 में, ठीक है, और पेमेंट होती है जिस सैलरी की वो जुलाई 2-4 जुलाई तक 7 जुलाई तक होती है, तो इस केस में आपने क्या करना है, 30 जून पे ही एंट्री रिकॉर्ड कर लेनी है एम्प्लॉय बेनिफिट्स, या मतलब सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और लाइबिलिटी मेरी अक्रूड लाइबिलिटीज़ जो है वो क्रेडिट। ठीक है। और इसको आपने एक्सपेंस आउट कर देना है प्रोविजन को, और लाइबिलिटी में अंडर दी करंट लाइबिलिटीज़ इसको शो करवा देना है। उसके बाद है अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स अदर देन शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कौन से होते हैं कि वो तमाम बेनिफिट्स अदर देन शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो भी पढ़ कर आए हैं ये, या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और टर्मिनेशन। देखें जो टर्मिनेशन पे पेमेंट हो रही है उनको पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, लेट्स सपोज रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह हैं, उनको छोड़ के और शॉर्ट टर्म को छोड़ के इसके अलावा जितने भी बेनिफिट्स हैं ना, वो कह रहे हैं कि वो अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं। ठीक है। अगर वो लॉन्ग टर्म की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। इस केस में आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या शो करवाएंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, कि आपने जो लाइबिलिटी पे करनी है वो क्या होगी, क्योंकि इस केस में वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, तो आपने
डिस्काउंटिंग के इम्पैक्ट को भी कंसीडर करना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओब्लिगेशन माइनस द फेयर वैल्यू ऑफ एनी प्लान एसेट्स, ठीक है। ये अभी हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं, नीचे जाते हैं कि प्लान एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। ओब्लिगेशन लेट्स सपोज आपने कोई ग्रेचुटी वगैरह आप देने जा रहे हैं, ठीक है, हालांकि वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की उसमें आ जाती है, लेकिन हम उसकी जो प्रीवियन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो एनुअल बेसिस पे ही कर रहे होते हैं। जो एक्चुरियल की रिपोर्ट लेते हैं ऑडिटर्स, जो ऑडिट करते हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया है। Actuarial gains and losses and past service cost are recognized immediately in profit or loss account, ठीक है। Actuarial gain losses and past service cost किस में रिकॉर्ड होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बड़ी ध्यान से पढ़नी है क्योंकि आगे जाके एक इसमें ट्रिक आएगी कि जो अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है ना, उसके एक्चुरियल गेन लॉस सिर्फ पीएनएल में जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुरियल गेन लॉस भी, पास्ट सर्विस कॉस्ट भी, करंट सर्विस कॉस्ट भी, ठीक है। अभी हम दूसरे जो एम्प्लॉयमेंट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पढ़ेंगे उस केस में पास्ट सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट ये तो पीएनएल में ही जाएंगी, लेकिन एक्चुरियल गेन लॉस जो है ये ओसीआई का पार्ट बनेंगे, ठीक है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। इस केस में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ठीक है। मतलब अगर कोई कंपनी सिंगल स्टेटमेंट बना रही है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रही है, मतलब वो अदर ओसीआई को, ओसीआई की जो स्टेटमेंट है ना वो एक ही स्टेटमेंट में दिखा रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट वाली में उसी के ऊपर हेडिंग दे रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी शामिल है और अदर कॉम्प्रिहेंसिव भी शामिल है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने दो अलग अलग स्टेटमेंट अगर ना बनाई हो तो क्या होगा, करंट सर्विस कॉस्ट भी, नेट इंटरेस्ट ऑन डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी कि जो आपने लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड की हुई है उसकी अनवाइंडिंग पे जो इंटरेस्ट है वो भी आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो करवाना है। और रीमेजरमेंट ऑफ नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी या एसेट, नेट रीमेजरमेंट जब आप करेंगे ना इसकी, मतलब लास्ट टाइम के 30 जून लेट्स सपोज 23 का ओपनिंग इतना था, अब 24 का इतना है, ये आपको कौन बताएगा, ये वैल्यूर बताएंगे आपके इंडिपेंडेंट वैल्यूर्स जो ग्रेचुटी वगैरह को, इन चीज़ों को सारे देख रहे होते हैं, ठीक है। उन्होंने आपको ये अमाउंट्स जो है ना फिगर्स बतानी है। तो रीमेजरमेंट के जो गेन लॉस होगा, एक्चुरियल गेन लॉस जिसे आप एक्चुरी कहते हैं, ठीक है, तो वो भी आपने कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ही चार्ज करना है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही। पाकिस्तान में जैसे सबसे मशहूर जो हैं वो टीआरटी एसोसिएट्स हैं, मिस्टर तनवीर आलम साहब जो हैं वो मशहूर एक्चुअली हैं। तो जितनी भी आलमोस्ट मोस्टली जो हैं वही इसको देख रहे होते हैं रीमेजरमेंट को। उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस स्कीम, recognize the expense when entity has present legal or constructive obligation to make payment and reliable estimate of the obligation can be made। कि अगर कंपनी ने कोई प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम या बोनस स्कीम निकाली है, ठीक है, तो इस केस में आप अपना एक्सपेंस आउट करें उसको जब आपको लगे कि मेरी लीगल और कंस्ट्रक्टिव ओब्लिगेशन बन गई है और मैं अमाउंट का ही मुझे पता है कि कितनी अमाउंट मैंने वर्कर्स को पे करनी है, तो आप उसकी जो है ना प्रीवियन रिकॉर्ड करें, उसको एक्सपेंस आउट करें और लाइबिलिटी अपनी रिस्पेक्टिव खड़ी करें, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। अभी हम पढ़ कर आए हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में हमने कहा था कि इसमें शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट शामिल नहीं है और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट और टर्मिनेशन, इन सब के अलावा बाकी सारे बेनिफिट्स क्या हैं, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हमने उधर पढ़ लिए, अदर लॉन्ग टर्म हम अभी पढ़ कर आए हैं। और अब हम दूसरे बाकी दो पढ़ते हैं जिन्हें हम कह रहे हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और टर्मिनेशन बेनिफिट्स। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स पेएबल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग टर्मिनेशन एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। इसमें तो सबसे मतलब जो एक डिस्टिंग्विश फैक्टर है ना, इस केस में आप एम्प्लॉयमेंट को क्विट कर देते हैं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट को क्विट कर दिया है, मतलब एम्प्लॉय अब उसके अंडर काम नहीं कर रहा। इस केस में अगर उसको कोई पेमेंट्स हो रही हैं तो वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, देखें ना नाम से ही जाहिर है
उसमें क्या क्या शामिल है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, पेंशन, लैम्प सम पेमेंट्स अगर कोई हो रही हैं, और अदर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अदर क्या है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल केयर, कि आप एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रिटायर कर दिया, मतलब सर्विस पीरियड ख़त्म हो गया उसका, ठीक है, लेकिन स्टिल वी आर पेइंग बेनिफिट्स टू हिम या हर इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, मेडिकल केयर एक्स्ट्रा। तो इस केस में वो क्या होंगे, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। और टर्मिनेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं, टर्मिनेशन बेनिफिट्स कि आपको जो है ना अभी रिटायरमेंट की डेट आपकी आई नहीं थी नॉर्मल वाली, और उन्होंने कहा कि थैंक यू आपकी सर्विसेज के लिए, ठीक है, तो आप जो है ना सुबह से काइंडली ना आए, तो इस केस में वो टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं। अगर आपको कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयर उसको क्या कम टर्मिनेशन बेनिफिट्स ट्रीट करेगा और अकॉर्डिंगली इसको एक्सपेंस आउट करेंगे, ठीक है। Employee benefits provided in exchange for the termination of an employee's employment as a result of either an entity decision to terminate an employee before the normal retirement or an employee's decision to accept an offer of benefit exchange for the termination of employment, ठीक है। या तो एम्प्लॉयर आपको कह दे कि टर्मिनेट कर दे, या आप जो है ना होप्ट कर लें कि मैं जो है ना बेनिफिट्स लेना चाहता हूँ टर्मिनेशन के, ना कि मैं आपके पास एम्प्लॉयमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। रिकग्नाइज लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस एट द अर्लियर ऑफ, आपने लाइबिलिटी और एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करना है टर्मिनेशन के केस में। एक तो देखें सिंपल सी है कि एम्प्लॉय को अगर हमने निकाल दिया किसी भी वजह से एम्प्लॉयर ने, तो इस केस में वो अगर उसको कोई बेनिफिट्स देने हैं, ड्यू हैं, तो वो हमारी लाइबिलिटी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे, और लाइबिलिटी अपनी रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड कर लेंगे कब देने हैं, उस हिसाब से करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट जो भी करना हो, ठीक है। वरना आपने क्या करना है, अर्लियर ऑफ करना है। अर्लियर किसका, द डेट द एंटिटी कैन नो लॉन्गर विदड्रॉ द बेनिफिट्स और ऑफर, और दूसरा है द डेट द एंटिटी रिकग्नाइज रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट अंडर IAS 37, ठीक है। If termination benefits settled wholly before 12 month from reporting date, apply requirement of short term employment benefits, ठीक है। फिर वही स्टोरी स्टार्ट होगी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की। और अगर इफ टर्मिनेशन बेनिफिट्स आर नॉट सेटल्ड होली बिफोर द रिपोर्टिंग डेट, अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये वाली जी आपने रिक्वायरमेंट इस पर अप्लाई करनी अगर वो विद इन 12 मंथ सेटल ना हो रहे, ठीक है। वो जो पढ़ के आए थे सेम। अच्छा जी, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के केस में क्या है, एक है डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है और एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान भी हो सकते हैं, ठीक है। टर्मिनेशन बेनिफिट्स जो है जो सॉरी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं उस केस में, अब डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होते हैं और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, इसके लिए ये है कि सबसे पहले हम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो एक सिंपल चीज़ है कि अगर द एंटिटी पेज फिक्स कंट्रीब्यूशन इनटू अ फंड, कि जब एम्प्लॉयर रिटायर हो जाता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स हैं, हमने नहीं पता कि हमने कितनी लाइबिलिटी किसको देनी है, ठीक है। तो इस केस में जब इस तरह की चीज़ों का आइडिया ना हो, ना पता हो, तो फिर हम जो है ना एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एक अलग से सेपरेट फंड बना देते हैं कि लेट्स सपोज मेरे एम्प्लॉयर के कंसिडर करता है कि मेरे पास 500 एम्प्लॉयज़ टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फिर उनके जो है ना पॉलिसीज़ बना देते हैं कि जिन्होंने भी ना 1 साल मेरे पास पूरा किया, टाइम पीरियड कंप्लीट किया, मतलब वो परमानेंट हो गए, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन पीरियड उसे कहते हैं स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में, तो मैं इनको आधी सैलरी के इक्वल या एक सैलरी के मुताबिक जब ये जाएंगे तो ग्रेचुटी पे करूँगा, ठीक है। तो इस केस में वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयर कहता है कि मुझे नहीं पता कि कितनी लोग छोड़ के जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि एक एस्टिमेट होता है ना ये, और कितने लोग जो है 1 साल की जो वो है क्वालिफिकेशन पीरियड है उसको अवेल करेंगे। तो इस केस में
वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेसिस पे या जो भी मतलब उनके अपने एस्टिमेट्स हों, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है ना एक फ़ंड क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसे आप कह लें कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन फ़ंड क्रिएट कर देते हैं। ये जस्ट लाइक प्रोविडेंट फ़ंड के तरह का या वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड की तरह का अकाउंट होता है, सेपरेट होता है एंटिटी से, ठीक है। कंट्रीब्यूशन प्लान आप इकट्ठा करते हैं और उसमें फ़िक्स अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है वो प्लेस करना शुरू कर देता है एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉय की भी काट लेता है, खुद भी एक अमाउंट जो है ना वो करना शुरू कर देता है। अब इस केस में हमारा क्या एक्सपेंस है, वो जो हम फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना एम्प्लॉयर, वही हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। इसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं है कि क्या एस्टीमेट चेंज हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, बस हम एस्टीमेट को एक रिवाइज करके हर दफ़ा मतलब एक रिपोर्टिंग पीरियड पे जो फिक्स अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं वही हमारी ओब्लिगेशन है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल अकाउंटिंग होगी कि जो कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं वही हमारा एक्सपेंस है। जस्ट हमने क्या करना है, रिकग्नाइज द कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस या लाइबिलिटी व्हेन द एम्प्लॉयर हैज़ रेंडर्ड द सर्विस, कि जब एक एम्प्लॉय को जिसकी कंपनसेशन में हम ये पेमेंट करेंगे उसने वो सर्विस दे दी, तो आप जस्ट उस कंट्रीब्यूशन को एक्सपेंस आउट कर दें बस, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल सिंपल अकाउंटिंग है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होगा कि जब जितनी अमाउंट आप उस प्लान में एम्प्लॉयर प्लेस कर रहा है, ठीक है, उसमें आप कह रहे हैं डिपॉजिट करवा रहा है, वही हमारा एक्सपेंस है। तो ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, ठीक है। अब वो जो कंट्रीब्यूशन है ना जिस फंड में वो जा रही है उसकी क्या अकाउंटिंग है, वो उन पैसों का क्या करेंगे, वो आगे इन्वेस्ट करेंगे, किसी सेविंग अकाउंट में रखेंगे या नहीं करेंगे, या वो पैसे हमने दे दिए वो बाद में कंपनी को लोन देंगे या नहीं देंगे, ये मतलब आगे की बातें हैं, ठीक है। इसको इसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है IS 26 जो है, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के जो है उसकी अकाउंटिंग को डील करते हैं, ठीक है। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की केस में अगर हमने जो एंटिटी बनाई है ना, अब वो उन पैसों का क्या करेगी वो एक अलग स्टोरी है, वो इस स्टैंडर्ड के स्कोप से बाहर है। ट्रूली स्पीकिंग इस स्टैंडर्ड के स्कोप में सिर्फ यही है कि अगर एम्प्लॉयर ने पेमेंट की है ना उस फंड में या उस प्लान में, तो वो हमारा एक्सपेंस है। वो प्लान एंटिटी से सेपरेट है, हमारी कंपनी से सेपरेट है, वो जिस तरह मर्जी करे उसको, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। मतलब उसकी रिपोर्टिंग जो है वो एक अलग स्टैंडर्ड में हो रही है, हमारी उससे कोई वो नहीं। जस्ट हमने इससे रिलेटेड जो डिस्क्लोजर है ना वो देना होता है कि क्या रिस्क है, ठीक है, कितनी हमने कंट्रीब्यूशन की है, बस इस तरह की हमारा जो प्लान है उसका नाम क्या है, वो क्या है, मतलब उसके बारे में बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके बाद आपकी लाइबिलिटी ख़त्म। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है या जो ज़्यादातर कंपनियों ने अडोप्ट की होती है वो है डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, क्योंकि इसके लिए हमें टैक्सेशन में भी कुछ बेनिफिट्स जो है ना वो मिल जाते हैं, ठीक है। अब बाकी ये टैक्स की प्लानिंग है, ये तो जो टैक्स की एक्सपर्ट हैं वो आई थिंक मोर बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझसे, लेकिन इसमें टैक्स प्लानिंग भी होती है कि आया हम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान रखें या डिफाइंड बेनिफिट प्लान रखें। कंट्रीब्यूशन प्लान का एक ये भी इशू होता है ना कि कंपनी ने ना एक फ़िक्स अमाउंट जो है ना कंट्रीब्यूशंस पे करने हैं, तो कई दफ़ा कंपनी के पास पैसे इतने हों ना हों ईयर एंड पे जाके, तो फिर वो जो है ना पेमेंट कर सकें या ना ना करेंगे तो उनको मार्कअप चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बस वो इस तरह की कम्प्लेक्सिटीज से बचने के लिए अपनी लिक्विडिटी क्रंच को पूरा करने के लिए, क्योंकि देखो पैसों की ज़रूरत तो हर कंपनी को होती है, ठीक है। तो वो अपने एक मतलब अच्छी खासी हम लमसम अमाउंट एक हैंडसम अमाउंट कैसे कंट्रीब्यूशन प्लान में डिपॉजिट करवा दें, इन चीज़ों से बचने के लिए फिर वो क्या करते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान की तरफ आते हैं, ठीक है। दीज आर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट प्लान्स अदर देन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, ठीक है। उसने पहली लाइन में ही कह दिया कि भाई कंट्रीब्यूशन प्लान नहीं है ये, मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहे होंगे। IS 19 prohibits delayed recognition of actuarial gain and losses and past service cost with the actual net defined liability asset presented in the statement of financial position, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि हम ना हर साल के आखिर पे एक एस्टिमेटेड बेसिस पे, हम तो क्या मतलब कंपनी भी नहीं करती ये, मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है ना वो करता है। वो कौन है, एक्चुरी जो है, एक्चुरियल रिपोर्ट जो लेते हैं ऑडिटर्स भी ऑडिट करने जब जाते हैं ना,
जैसे मैं मतलब हम जब भी ऑडिट करने जाते थे तो हम इस साइड में तो जस्ट क्या करते थे कि एक्चुअली की रिपोर्ट पकड़ते थे, बेस डाटा देखते थे, ठीक है, कि अंडरलाइंग जो डाटा इन्होंने प्रोवाइड किया है वही ठीक है नहीं है, क्योंकि देखें एक्चुअली रिपोर्ट कोई अपनी तरफ से तो नहीं बना के देता ना, उसको जो कंपनी डाटा प्रोवाइड करती है उसी को वो ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर दैट आर दी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी, ठीक है, एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होगा, एक्सचेंज रेट्स क्या होंगे, इन्फ्लेशन रेट क्या होगी, मोर्टेलिटी रेट, कितने लोग मर जाएंगे, कौन कौन टर्मिनेशन मतलब होगा, टर्नओवर रेट क्या होगा, ठीक है, SLIC होती है 25, वो मतलब डिफरेंट चीज़ों को, एवरेज एज कितनी है, इसकी बेस पे उन्होंने एक वैल्यू बना के देता है कि 30 जून लेट्स फॉर 2024 पे अगर उसने रिपोर्ट दी है तो उसमें लाइबिलिटी इतनी एक आ रही होती है कि एम्प्लॉयर ने अगर सब एम्प्लॉयज़ को किसी वजह से मतलब ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो इस केस में उन्होंने कितनी लाइबिलिटी पे करना है, ये हमें वो लाइबिलिटी की अमाउंट बता रही होती है, ठीक है। लेकिन उससे रिलेटेड जो डाटा है कि उनकी सैलरी कितनी है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, उनकी क्या क्या एज है, ये सब हमने ही देना होता है, ठीक है। मतलब बेस डाटा जो है ना ये कंपनी प्रोवाइड करती है और ऑडिटर उस बेस डाटा की रीजनेबलनेस को चेक करता है। मैं साथ साथ ना, क्योंकि ऑडिट के पॉइंट्स भी इसमें लिंक्ड हैं, तो कोशिश है मेरी कि मैं उनको भी आपको एक ओवरव्यू देता जाऊँ, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, किसी पॉइंट में आप स्टक होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें या मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या डिस्क्लोजर डालने हैं आपने? एंटिटीज रिकग्नाइजिंग द नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बीइंग इक्वल टू द डेफिसिट सरप्लस इन द डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द एसेट सीलिंग, ठीक है। ये अब जो अकाउंटिंग आप करेंगे ना उसमें आपको ज़्यादा प्रॉपर समझ आएगी कि क्या होती है। कि आपने एक नेट डिफाइंड बेनिफिट ली, लाइबिलिटी बनाई, लेट्स सपोज मैं अब एक रिकिंग एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम हर साल इस तरह करते आ रहे हैं कि ओपनिंग लाइबिलिटी है, उसमें करंट सर्विस कॉस्ट ऐड की, पास सर्विस कॉस्ट ऐड की, ठीक है, उसमें जो लाइबिलिटी को अनवाइंड किया है इंटरेस्ट उसको ऐड किया, ठीक है, जो पेमेंट्स कर दी हैं उनको लेस किया, एसिड सीलिंग का एक कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ते हैं, वो हमने इनकॉर्पोरेट किया, तो जो हमारे पास बैलेंस आया उसको हमने कह दिया कि ये हमारी लाइबिलिटी की ईयर एंड की वैल्यू है, ठीक है। अब एक ये वैल्यू आ गई और एक वैल्यू आ गई जो उस लाइबिलिटी की रीमेजरमेंट से ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट है वो वैल्यू। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका एक्चुरियल गेन लॉस है। द सरप्लस इन द डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ठीक है। उसके बाद क्या, व्हेन एन एंटिटी हैज़ अ सरप्लस इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान इट मेजर द नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट एट द लोअर ऑफ, कि अगर आपको जब आपने लाइबिलिटी की रीमेजरमेंट की और इस केस में लेट्स सपोज आपकी लाइबिलिटी ईयर एंड के स्टार्ट पे 500 थी और अब वो 350 आ गई है। अब देखें ना लाइबिलिटी कम हो गई है, आपने कोई एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो अब लाइबिलिटी की कमी जो है मतलब आपको जो इनकम हुई है आप उसको कितनी अमाउंट तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये कंसेप्ट है एसेट सीलिंग का, ठीक है। वो आपने रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ क्या, द सरप्लस इन द डिफाइंड बेनिफिट प्लान, कि जो एक्चुअल सरप्लस आया है 150 का वो, या द एसेट सीलिंग being the present value of any economic benefits available in the form of refund from the plan or reduction in future contribution to the plan, ठीक है, determined using the discount rate in reference to market yield at the end of reporting period on high quality corporate bonds। अब ये मैं आपको ना थोड़ा आम लफ्ज़ में बताता हूँ क्या है, ठीक है। आपने लाइबिलिटी की रीमेजरमेंट की और आपकी लाइबिलिटी पिछले साल की लाइबिलिटी से कम होगी किसी भी रीज़न की वजह से, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, तो इस केस में क्या होगा कि आपने एक इनकम बुक करनी है, मतलब एक एसेट बुक करना है, उस एसेट की अमाउंट क्या होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है एसेट सीलिंग का, कि एसेट आपने रिकॉर्ड करना है। देखिए ना सीलिंग, SEILING, सीलिंग क्या होती है? मैं आपको इसको एक आम लफ्ज़ में बताऊँ तो जो छत होती है ना, मतलब एक सीलिंग एक लिमिट है, देखे ना छत जो होती है वो एक हद ऊंचाई है, मतलब अब उससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है, आप उसको ऊंचा कर लें वो जा सकते हैं, लेकिन अगर छत है मतलब एक मैं चीज़ कमरे में लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इसको जो है ना बहुत ऊपर लेके जाना चाहता हूँ या मैं कोई अमाउंट नहीं बता रहा, तो इस केस में
मैं उसको कहाँ तक लेके जा सकता हूँ उसकी वैल्यू को, मैं जस्ट वो जो छत है, जो सीलिंग है, उस तक ही उसको ऊंचा कर सकता हूँ ना, उससे ज़्यादा तो वो आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बेनिफिट आ जाए लाइबिलिटी की मेजरमेंट में, तो इस केस में आपने कितना रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला कितना, द सरप्लस इन द डिफाइंड बेनिफिट प्लान, वो जो सरप्लस आया है वो, या द एसेट सीलिंग। एसेट सीलिंग क्या है कि कल को मुझे कितने कम कंट्रीब्यूशंस देने पड़ेंगे, ठीक है, फ्यूचर कंट्रीब्यूशन में रिडक्शन हो जाएगी मेरी, या मुझे रिफंड आएंगे प्लान एसेट्स पे। अब होता है इस तरह है कि बेसिकली डिफाइंड बेनिफिट प्लान में ना हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे होते कंट्रीब्यूशंस की तरह, जस्ट एक्चुअली की अजम्पशंस की बेस पे, उसकी एक्सपीरियंस की बेस पे जो हमने उसको डाटा प्रोवाइड किया होता है, वैल्यूएशन मॉडल के तहत हम अपनी लाइबिलिटी को कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं, बस एक अनवाइंडिंग कर रहे होते हैं, और पेमेंट्स जो हो रही होती हैं वो एक्चुअल हो रही होती हैं। ठीक है, तो इस केस में, इस तरह के केसेस में क्या होता है कि जो अगर हमें फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि हमारी लाइबिलिटी कम हुई है, तो हमने एसेट जो सीलिंग रिकॉर्ड करना है वो थोड़ा ये भी देखना है कि क्या वो सरप्लस में सारा रिकॉर्ड कर लूँ, या फ्यूचर में मुझे जितने बेनिफिट्स होंगे उस लाइबिलिटी के कम होने से रिलेटेड, हो सकता है कि मैंने वो जो लाइबिलिटी बनाई हुई है साथ ही ना मैंने अलग से प्लान एसेट्स भी क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, मतलब मैं ना मुझे पता है कि देखें कभी ना कभी तो मुझे जाके ये पेमेंट्स करनी है ना, तो मैं क्या करता हूँ साथ साथ ना मैंने ना कुछ पैसे ना सेविंग अकाउंट्स में रखना शुरू कर दिए हैं। मतलब डिफाइंड बेनिफिट प्लान के नाम से ना कुछ सेविंग अकाउंट खुलवा लिए हैं, उन पे रिटर्न आना शुरू हो गया है। एक्सचेंज रेट जो है ना वो बड़ा अच्छा हो गया है, कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा लिए हैं या सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं, तो इस केस में उन पे जो मार्कअप है वो बेहतर हो गया है, मतलब मुझे अच्छा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो मैं बस वो जो बेनिफिट्स मुझे आने हैं ना फ्यूचर में, या आना शुरू हो गए हैं एस्टीमेट बेस पे, बस उतना ही बेनिफिट मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। लेट्स वो देखें ना, लाइबिलिटी मेरी साल के स्टार्ट में थी 500 की, अब हो गई 350 की। मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ 150 का गेन। कैसे कि लाइबिलिटी को डेबिट करूँ मैं, डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी डेबिट, और अदर इनकम या जो मेरा एक्चुअल गेन लॉस है वो क्रेडिट करूं। लेकिन स्टैंडर्ड मुझे कहता है कि आप ये देखो 150 रिकॉर्ड करने से पहले क्या आप जो सरप्लस आया है 150 का वो रिकॉर्ड करें, द सरप्लस, या एक्चुअल आपको कितने बेनिफिट्स होंगे, क्या सीलिंग है या वो रिकॉर्ड करें। ठीक है, वो सीलिंग्स क्या हो सकती हैं कि कल को मुझे फंड में इतने कंट्रीब्यूशन कम करने पड़ेंगे, ठीक है, इतने लोग छोड़कर नहीं जाएंगे, या मैंने जो प्लान एसेट्स किए हुए हैं वो बड़े बेहतर हो जाएंगे, मतलब उनके रिटर्न्स बेहतर हो जाएंगे, तो मुझे इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करने पड़ेंगे बल्कि मुझे बाहर से इनकम आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के बेनिफिट्स और वो जो सरप्लस आया है, आपने इन दोनों का लोअर जो है ना वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, होपफुली मैंने कोशिश की है, इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आई होंगी। उसके बाद है जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या कहा जाएगा, एक्चुअल गेन एंड लॉसेस आर रिकॉग्नाइजिंग इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन द पीरियड इन विच दे अकर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है इस केस में वो किधर जा रहे हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम उनको एक्चुअल गेन लॉसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इधर मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल गेन लॉसेस जो अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं उस केस में किधर जा रहे हैं, इमीजिएटली इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक है, इधर ओसीआई में और उधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद है जी पास्ट सर्विस कॉस्ट आर चार्ज इन पीएनएल। पास्ट सर्विस कॉस्ट इधर भी पीएनएल में ही चार्ज होती थी, जस्ट एक्चुरियल गेन लॉसेस का डिफरेंस है वो हमने इधर ओसीआई में चार्ज करना है, ना कि अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के केस में हमने उसको पीएनएल में ही चार्ज करना था। उसके बाद है जी द नेट इंटरेस्ट ऑन द नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी स्लैश एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक है, जो अनवाइंडिंग के इंटरेस्ट है, और नेट क्यों कह रहे हैं, नेट वो इसलिए कह रहे हैं कि इंटरेस्ट कॉस्ट आती है बेसिकली लाइबिलिटी में। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि कुछ केसेस में हमने अपने प्लान एसेट्स भी रिकॉर्ड किए होते हैं। ठीक है, तो इस केस में उन पर इनकम भी आ रही होती है, तो वो आपने वो जो इंटरेस्ट है ना, आपने वो जो इनकम आती है ना उससे नेट कर देना है। ठीक है, नेट रिकॉर्ड करना है। उसके बाद है जी बीइंग इक्वल टू द चेंज ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी स्लैश एसेट ड्यूरिंग द पीरियड दैट राइज फ्रॉम द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, अब वो देखो ना इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी और लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया होता है ना,
तो आप वो इस इंटरेस्ट को अनवाइंड करते हो। ठीक है, इधर मैं एक चीज़ शायद बताना भूल गया कि जो आपने एसेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट है या जो लाइबिलिटी निकालनी है उसको किस डिस्काउंट रेट पे लेना है आपने, एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑन हाई क्वालिटी कॉरपोरेट बॉन्ड्स। कॉरपोरेट बॉन्ड का जो रेट होगा ना, ठीक है, अगर किसी लिस्टेड कंपनी ने या कोई लिस्टेड बॉन्ड्स है जो मार्केट में चल रहा है, आपने उस रेट पे इनको रिकग्नाइज करना है। ठीक है, वो बेसिकली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जो रेट्स होते हैं वो बड़े अथेंटिक होते हैं, उनको वैल्यूज़ देख रहे होते हैं, ऑडिट हो रहे होते हैं उनके, इस तरह की चीज़ें बस हैं, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड उस पर लेते हैं। अब देखें स्टैंडर्ड इसको कह रहा है अगर आप नहीं लेंगे तो स्टैंडर्ड की वायलेशन करेंगे। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना कंपनी के कि नहीं जी मैंने नहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को लेने, मैंने जो है ना अपना जो मेरी बॉर्विंग है ना उसका वेटेड एवरेज रेट लेना है। तो जजमेंट्स हैं, लेकिन इट्स अ डिपार्चर फ्रॉम आईएफआरएस, तो इसके इफेक्ट को ऑडिटर्स अगर इस तरह की कोई चीज़ें चल रही हैं तो वो देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना है, मटीरियल है, इमटीरियल है, क्या है। लेकिन चूंकि ये एक डिस्क्लोजर की डिपार्चर, और आपको पता है कि डिस्क्लोजर का जो डिपार्चर है वो मटेरियल ही होता है। ठीक है, मतलब मोस्टली केसेस में मटेरियल ही होता है, लाजमी नहीं है कि अगर इसका इम्पैक्ट ही कोई 25-26 हज़ार रुपये का बढ़ रहा है तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। उसके बाद है डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी बाय द डिस्काउंट रेट टेकिंग इनटू अकाउंट एक्चुअल कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये आपने लाइबिलिटी की जो वैल्यू निकालनी है उसके बारे में है कि वो कैसे निकालनी है। उसके बाद है जी प्रेजेंटेशन ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ डिफाइंड बेनिफिट कॉस्ट। डिफाइंड बेनिफिट जो कॉस्ट है ना उसके वो तीन कंपोनेंट्स को कह रहे हैं कि आपने उनकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है और कहाँ करनी है। सर्विस कॉस्ट करंट हो या पास्ट हो या करटेलमेंट लॉस हो गेन हो एंड सेटलमेंट लॉस गेन हो, वो आपने किधर करना है, इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक है, सेटलमेंट है, करटेलमेंट है। करटेलमेंट क्या होती है कि कंपनी ने एक प्लान स्टार्ट में दिया कि हम इसको करेंगे, इस तरह लेके चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब 2024 में आगे कंपनी कहती है कि नहीं जी हम इसको ना ख़त्म करने लगे हैं प्लान को, तो उससे रिलेटेड जो लाइबिलिटी, जो टर्म एंड कंडीशन है, जो लाइबिलिटी की वैल्यू में मूवमेंट है वो आपने पीएनएल में चार्ज करना है। जो सेटलमेंट लॉस गेन आ रहा है वो आपने पीएनएल में चार्ज करना है। ठीक है, जस्ट एक्चुरियल जो गेन लॉस है ना और उससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो आपने ओसीआई का पार्ट बनाना है। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आपने पीएनएल में चार्ज करनी है। और रीमेजरमेंट ऑफ एक्चुरियल गेन लॉसेस गेन्स द रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स एक्सक्लूडिंग नेट इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट तो देखे ना प्लान एसेट्स पे जो इंटरेस्ट आया था वो तो आप इधर ले गए ना, जो डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट आया था उसके साथ नेट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई रिटर्न है, देखें ना रिटर्न क्या हो सकता है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, टीडीआर में की हुई है, कोई फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड के कुछ खरीदे हैं, कोई म्यूचुअल फंड में की हुई है, ये कुछ शेयर्स में की हुई है और उनको आपने ओसीआई में रख लिया है। ठीक है, तो इस केस में तो वो ओसीआई में जाएगा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। चेंज इन द इफेक्ट ऑफ द एसेट सीलिंग। ठीक है, एसेट सीलिंग के इम्पैक्ट इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आपने इसको किधर लेके जाना है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाना है। एसेट सीलिंग का इम्पैक्ट में चेंज कैसे आएगा, देखें आपने एक दफ़ा रिकॉर्ड किया कि मेरा सरप्लस इतना है, मैं दोबारा उस पॉइंट पे आता हूँ, लेकिन मेरा जो रिडक्शन है ना वो लेट्स वो सरप्लस आया था 150, लेकिन मेरी जो रिडक्शन मिलेगी ना मुझे फ्यूचर में मुझे वो मिलेगी 110 रुपये की। तो मैंने आपको बताया कि आपने लोअर ऑफ पे एसेट सीलिंग रिकॉर्ड कर लेनी है। अब जब अगले साल गए तो आपको पता चला कि नहीं जी मुझे तो ना 120 का जो है ना वो एसेट मेरा सीलिंग बन रहा है, तो 10 रुपये का जो वैल्यू है वो आपने किधर करना है, ओसीआई में चार्ज करना है। ठीक है, रीमेजरमेंट एक्चुरियल गेन लॉस रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स और जो है एसेट सीलिंग का इम्पैक्ट है वो आपने डिफाइंड बेनिफिट प्लान में चार्ज करना है, ना कि आपने इसको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जो है उसमें सॉरी जो है आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करना बल्कि ओसीआई का पार्ट बनाना है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बड़ी ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आपको इनको ना पता होना चाहिए कि आपने इनको किस किस मतलब इनकी प्रेजेंटेशन क्या है, किधर किधर इनको चार्ज करना है। अब देखें मैंने इस पे कितना टाइम क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग हो रही है ना ये एम्प्लॉयर की बुक्स में हो रही है। ठीक है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में अब एक दफ़ा मैं दोबारा आता हूँ आपको बताने के लिए कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान डिफरेंट कैसे हैं।
एक बाकी तो डिफरेंस मैंने आपको समझा दिए कि कैसे डिफरेंट है इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, जस्ट रीमेजरमेंट ऑफ लाइबिलिटी है, एक्चुरियल पे ज़्यादा हम ट्रस्ट कर रहे होते हैं। और दूसरा इसमें मेन डिफरेंस वो ये है कि डिफाइंड बेनिफिट जो प्लान है ना, इसकी अकाउंटिंग भी कंपनी ही कर रही होती है, मतलब एम्प्लॉयर अपनी बुक्स में ही लेके इसको चल रहा होता है। लेकिन जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, उस केस में जस्ट पैसे देंगे जी, कंट्रीब्यूशन साइड पे हो जाते हैं कि बाकी खुद ही देखते रहेंगे कि क्या अकाउंटिंग करनी है, कैसे लेके चलना है, क्या नहीं करना। इसलिए देखें इसमें क्या था कि जस्ट जो पैसे दे रहे हैं ना, बस उसको लाइबिलिटी बनाओ, इसको लाइबिलिटी बना बना लो और एक्सपेंस आउट कर दो। बाकी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई कि किधर लेके जाना है, क्या करना है, ओसीआई में क्या लेके जाएं, पीएनएल में क्या, भाई कुछ लेके जाने के लिए है ही नहीं। जस्ट आपने पीएनएल में बस लेके जानी है जो आपने एक्सपेंस आउट किया है। और इस केस में तो प्रॉपर वो चीज़ें लिख रहे हैं कि कौन सी चीज़ किधर जाएगी, किधर जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये सारी अकाउंटिंग हमने अपनी बुक्स में ही करनी होती है, एम्प्लॉयर ने अपनी ही बुक्स से, मतलब जिधर अपनी सेल परचेज शो करवा रहे हैं ना, तो साथ में जो है ना अपने उसी में ये चीज़ें, पीएनएल में ये चीज़ें भी शो करवानी है। उसके बाद है जी, एक चीज़ हम अभी स्किप कर गए थे, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स। दीज आर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट प्लान अदर देन स्टेट प्लान्स। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट प्लान्स हैं, मतलब जो कि एम्प्लॉयमेंट की कंप्लीशन पे मिलते हैं एम्प्लॉय को, that pool the assets of various entity that are not under common control and use those assets to provide benefits to employee of more than one entity। ये ऐसे होता है कि जी कुछ सियाने जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बैठ के कहा कि कंपनीज बहुत सारी हैं, ठीक है, अब उनके एम्प्लॉयज़ भी बहुत सारे हैं और सब ने कोई ना कोई बेनिफिट्स देने ही देने हैं, तो क्यों ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए या ऐसा कोई फंड क्रिएट किया जाए कि सारी जो कंपनीज है ना, वो अपने अपने जो प्लान एसेट्स वगैरह हैं जो है ना, वो हमारे साथ शेयर करें। जैसे म्यूचुअल फंड नहीं होते कि पूल ऑफ फंड्स जो है ना वो कलेक्ट करते हैं और बाद में जो है उसको इन्वेस्ट करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स दैट वन पर्सन और एंटिटी होल्डिंग, उसको हम उसी बेसिस पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट मल्टी एम्प्लॉयर प्लान भी ऐसे ही है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर ने इकट्ठा होकर जो है एक प्लान बना दिए, उसमें जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, या वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, वो जो भी है व्हाट्सएवर जो भी है, ठीक है। मे बी अ डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन और डिफाइंड, बात वही आ गई ना कि ये जो प्लान है ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान भी हो सकता है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो उसकी अकाउंटिंग ये नीचे है, अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान है तो उसकी अकाउंटिंग ये है। इफ़ द प्लान इज़ अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, बड़ी इसमें ना एक अच्छी चीज़ रखी है स्टैंडर्ड ने। If the plan is a defined benefit plan, an entity may apply defined contribution। कि है तो प्लान डिफाइंड बेनिफिट का, लेकिन कंपनी कहती है कि सफिशेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जी, ग्रेचु जो वो है एक्चुरियल है वही उस जुरिस्डिक्शन में नहीं है। लेट्स सपोज एक मैं बात करूँ, ऐसे होता नहीं है, या बहुत ज़्यादा जो है ना एम्प्लॉयज़ हैं, किस तरह उसको मैनेज करेंगे, किसी भी रीज़नेबल कॉज की वजह से कि सफिशेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अवेलेबल नहीं हो सकती नेट डिफाइंड बेनिफिट प्लान के लिए, तो वो कहते हैं कि ठीक है जी, आप इस पे ना नेट डिफाइंड जो कंट्रीब्यूशन की अकाउंटिंग है ना वो ही अप्लाई कर दें। डिस्क्लोजर क्या है? IS 19 require extensive disclosures in respect of defined benefit plan, including narrative description of the regulatory framework, फंडिंग अरेंजमेंट, पोटेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिस्क कितना है, एसेट सीलिंग क्या है, एसेट सीलिंग टेस्ट हैं, आपने क्या डिस्काउंट रेट यूज़ किया, मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना डिस्क्लोजर रिक्वायर कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड जो है IS 19, ठीक है। तो मैं आपको एक जो है ना किसी कंपनी के फाइनेंशियल से भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि हम इसको कैसे लेकर चल रहे होते हैं। ये कंपनी है, लिस्टेड क्लाइंट है, फर्स्ट स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, मुदारबा है बेसिकली ये। तो इसमें हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट और उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स में कैसे अकाउंटिंग की है, क्या डिस्क्लोजर इसको दिया हुआ है। ये देखें जी, ये बैलेंस शीट है इसकी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें देखें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लीज लाइबिलिटी है और डेफर्ड टैक्सेशन है। अच्छा, इसमें ना वो नहीं, आई थिंक, तो हम किसी और कंपनी का देख लेते हैं, शायद सिस्टम्स लिमिटेड में हो। एम्प्लॉय बेनिफिट्स इनमें भी नहीं है। ये देखें, ये JDW की एनुअल रिपोर्ट है। इसमें देखें उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में बताया हुआ है कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स को हम कैसे, क्योंकि देखें यहाँ पे डिस्क्लोजर का पार्ट है। ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो S19 है उस केस में हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज कर रहे होते हैं। डिफाइड कंट्रीब्यूशन प्लान है, उसके बारे में बताया हुआ है कि ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान है अंडर विच ग्रुप पे फिक्स कंट्रीब्यूशन इनटू अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, एंड विल हैव नो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू पे फर्दर अमाउंट्स। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं ना जो अभी हम पढ़ कर आए हैं कि एक दफ़ा पैसे दे दिए उसके बाद कोई मेरी लाइबिलिटी नहीं है। फिक्स कंट्रीब्यूशन टू एंड डज नॉट हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे फर्दर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, देख लें उन्होंने अपनी ना पॉलिसीज़ का पार्ट भी बनाया हुआ इस तरह की चीज़ों को। आगे उसने बता भी दिया कि द ग्रुप ऑपरेट्स अप्रूव्ड कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड इसकी एग्जांपल है कंट्रीब्यूशन प्लान की, कि आपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ कौन से हैं कि कोई भी उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन पीरियड को कंप्लीट किया तो इस केस में वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और कितना कंट्रीब्यूशन देना है, इक्वल मंथली कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय बोथ ग्रुप एंड एम्प्लॉय टू द फंड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या है, अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान प्रोवाइड एन अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी दैट एन एम्प्लॉय विल रिसीव ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट, usually dependent upon one or more factors such as age, years of service and compensation. ठीक है, a defined benefit plan is a plan that is not a defined contribution plan। कितनी क्लियर वर्डिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो आपने इस तरह से डिस्क्लोज करना होता है कि क्या हुआ। बाकी देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड जो है ना वो बना रहे हैं एम्प्लॉयज़ को जो कि फुल टाइम परमानेंट एम्प्लॉय हैं JDW का, उस फंड का नाम ये रख दिया है इनको। ठीक है, वो ग्रेच्युटी फंड की जुरिस्डिक्शन क्या है, वो पंजाब अमेंडमेंट ट्रस्ट एक्ट डीड फलां फलां इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है और ये वो। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं कि आपने क्या क्या डिस्क्लोज करना है। एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर, नैरेटिव डिस्क्रिप्शन देनी है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बताना है, फंडिंग अरेंजमेंट क्या है, कैसे पेमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, द होल्डिंग कंपनी डिटरमाइन दी नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम ऑन डिफाइंड बेनिफिट फॉर द बाय अप्लाइंग द डिस्काउंटेड यूज टू मेजर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि आपने इसको कैसे कैसे बताना है। ठीक है, अब ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गए। अब हम देख लेते हैं कि इसका रेलिवेंट नोट किधर है, मतलब इसमें कैसे डिस्क्लोज कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये जी डिफाइंड बेनिफिट्स आ गए और इसका नोट नंबर क्या है 11।
ये देखेंगे, ये इसका डिस्क्लोजर है। द लेटेस्ट एक्चुअल वेरिएशन ऑफ होल्डिंग कंपनी डिफाइंड बेनिफिट प्लान, देखा डिफाइंड बेनिफिट प्लान की हो रही है। कंट्रीब्यूशन की तो कोई डिस्क्लोजर मतलब वो नहीं, वो बस बता दिया कि 10% जो है ना वो जो है ना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगे बेसिक सैलरी का, उसके अलावा कोई वो नहीं है। ठीक है, बाकी जो एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर है वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान के ही है। ठीक है, मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। ठीक है, ये मेथड क्या है, ये वैल्यूज़ वगैरह जो है ना वो इसको जानते हैं ज़्यादा। ये क्या है प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, ये होता है कि आपने जो मतलब ग्रेचुटी की कैलकुलेशन हो रही होती है वो लास्ट ऑन सैलरी पे हो रही होती है। ठीक है, अब देखिए कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन मेरी 325 मिलियन है, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स मेरे कितने हैं 370 मिलियन के। ठीक है, तो मेरी नेट डिफाइंड एसेट या लाइबिलिटी नहीं बल्कि एसेट, मेरी लाइबिलिटी सॉरी एसेट बन रहा है वो कितने का है 44 मिलियन का। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ये एसेट्स जो है ना ये अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, मतलब ये जो एसेट 44 मिल गई है, बड़ी एक अच्छी एग्जांपल हमें मिल गई है कि ये 44 मिलियन ही है हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है या इससे कम, क्योंकि देखिए 44 मिलियन अगर एसेट है भी तो ये कंपनी का तो नहीं है ना, ये तो एम्प्लॉयज़ का एसेट है। कंपनी का एसेट क्या है, वही तो एसेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट है कि कंपनी का एसेट तो ये है कि 44 मिलियन है जो कल को हमें कितना लेस कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कितना जो है प्लान एसेट्स पे ज़्यादा बेनिफिट आएगा, वो हमारा एक एसेट हो सकता है कि फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन में रिडक्शंस होगी। ठीक है, तो हमने बस उस हद तक अपना एसेट रिकॉर्ड करना है, वरना देखें ना अगर कंपनी ज़्यादा एसेट रिकॉर्ड कर लेगी तो लेट्स सपोज कंपनी ने बैंक के पैसे देने हैं, बैंक कहेगा वाइंडिंग अप स्टार्ट हुई, बैंक कहेगा कि ये पैसे भी जो है ना हम कंपनी से लेते हैं, हालांकि वो पैसे तो वर्कर्स के हैं, एम्प्लॉयज़ के हैं। ठीक है, बाकी देखिए मूवमेंट बता दी उन्होंने लाइबिलिटी में भी और एसेट्स में भी। लाइबिलिटी में क्या है कि ओपनिंग बैलेंस है एट द बिगनिंग, करंट सर्विस कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, बेनिफिट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये फिगर्स किधर से आई होंगी, ये ऑडिटर्स ने तो नहीं कहेंगे, मैनेजमेंट ने जस्ट जो एक्चुरियल की रिपोर्ट्स हैं उधर से उठा उठा के फिगर्स जो है ना पंच की हुई है। ठीक है, और ऑडिटर्स ने जस्ट इनकी इवेल्यूशन की है, रीजनेबलनेस को चेक किया है, इस तरह की चीज़ों को देखा है। अब वो भी चीज़ आगे देखें ना, पीएनएल में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं रीमेजरमेंट गेन ऑन ऑब्लिगेशन, रीमेजरमेंट ऑन प्लान एसेट्स, वो किधर जा रहा है, वो सी का पार्ट बन रहा है। और बाकी अगर कोई प्लान एसेट्स हैं तो उसका ब्रेकअप बताना है आके आपने, वो किधर किधर इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी। म्यूचुअल फंड में देखें प्लान एसेट्स हैं हमारे 370 मिलियन के, जैसे इधर आ रहा होगा, देखें मेरा फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 370 मिलियन के हैं, 370467, 370467। ठीक है, अब उनका ब्रेकअप है कि 100% ये हैं और परसेंटेज के किधर किधर, म्यूचुअल फंड में 14% इन्वेस्ट किए हुए हैं, टीडीआर में इस टाइम कुछ नहीं है, पिछले साल थे 110 मिलियन के। ठीक है, बाकी लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटी में 263 मिलियन के है, हो सकता है देखें ना टीडीआर से पैसे 22 में निकला के 23 में मतलब इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, हो सकता है इन पर रिटर्न अच्छा मिल रहा हो तो इसलिए सारे इधर इन्वेस्ट कर दिए हैं। ट्रम्प फाइनेंस सर्टिफिकेट इतने खरीदे हुए हैं। ठीक है, टीएफसीज, और बैंक में पैसे इतने पड़े हुए हैं, कैश एट बैंक। ठीक है, तो ये उसका ब्रेकअप आ गया कि जो प्लान एसेट्स है। अब क्या होगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है देखे ना, म्यूचुअल फंड ये तो है प्लान एसेट्स की, हो सकता है कंपनी भी ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हो। ठीक है, तो इस केस में जो कंपनी के म्यूचुअल फंड है उसमें एक टोटल फिगर आ रही होगी और उसके आगे ब्रेकअप में लिखा होगा कि इंक्लूड्स इतनी अमाउंट्स रिलेटिंग टू प्लान एसेट्स। ठीक है, जैसे मुझे कंफर्म नहीं है, होना ऐसे ही चाहिए। लेट्स सपोज मैं जाके देख लेता हूँ कि कैश एट बैंक जो है उसमें 23 मिलियन लिखा हुआ है कि ये प्लान एसेट से रिलेटेड है, शायद लिखा हो, कंफर्म नहीं है।
हाँ जी, ये देखें, ये कंपनी है, कैश एंड बैंक की डिटेल आ गई। ठीक है, बाकी इन्होंने इस तरह डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ कि इसमें इतने जो पैसे हैं वो उसके हैं, कंट्रीब्यूशन जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है उसके। ठीक है, बाकी यही स्टैंडर्ड है। ठीक है, मैंने एक ट्राई की है कि आपको इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में रहकर स्टैंडर्ड को बताया जाए, और फिर एक कोशिश करके उसको आपको एक कंपनी की, लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी टाई अप करवा दिया है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। स्टिल इफ़ समथिंग यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड देन प्लीज़ लेट मी नो, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड योर क्यूरी सून। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्टैंड के बाद ना आइस 26 जो है ना उसकी वीडियो लाजमी कंसल्ट करें, क्योंकि वो इसी से लिंक्ड है। ठीक है, उसके इसमें क्या होगा कि जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, जिसमें हम पैसे दे के साइड पे हो रहे हैं, एम्प्लॉयर साइड पे हो रहा है, तो उसकी अकाउंटिंग क्या चल रही है, कैसे चल रही है, ये हम उसमें देख रहे होंगे इंशाल्लाह। ओके जी, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।